खबर ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाज़रीन, मसला तो पुराना है और हम बार बार अपने प्रोग्राम में बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करें कि हर कोई इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। जी हाँ, मैं मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग की बात कर रही हूँ। सैर और अफ्तार के औकात में अंधेरों का राज है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर बिजली के साथ साथ पानी भी इजाजत मांग लेता है, पानी भी नहीं आता। 18 से 23 घंटों की लोड शेडिंग में रोजे की हालत में आवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। लेकिन किसको फिक्र है? उन हुक्मरानों को जो मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें सुनाकर चलते बनते हैं। परेशान और फिक्र में मुब्तला हैं तो सिर्फ गरीब आवाम, जिनके पास एहतजाज और गर्मी में बिल बिलाने के सिवा कुछ नहीं। इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज का सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि सदर जरदारी का ये दावा है कि अगले इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। क्या आप हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। अब और बहुत सी खबरें अहम हैं। आज सारा दिन में क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, क्या और खबरें हैं, वो आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले सईद काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, पहली खबर तो मैंने कराची से ली है, बल्कि 2 खबरें हैं जिन्हें जोड़ के देखेंगे। एक तो ये कि वहाँ पे खौफनाक ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं और लोग, जो हमने इससे पहले भी जिक्र किया था, उसकी वजह नाजायज़ तजावज़ात हैं, जिसकी वजह से, और एक हुक्म भी आया कि जी इन्हें हटाया जाएगा कमिश्नर साहब का, मगर कुछ हुआ नहीं। इसके साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ मसला है, और वो ये कि लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं जो पोल्यूशन हो रही है वहाँ पे इन ट्रैफिक जैम्स की वजह से। और इसकी वजह एक और भी है कि जो व्हीकल्स को हम टेस्ट नहीं करते, उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ हैं। और ये बताया गया इस तहकीक में कि जो करीबन 100 गज़ के फासले पर इर्द गिर्द की आबादी है, वो शदीद उसको परेशानी भी है और उनको बीमारियां भी लाहक हो रही हैं। और फिर एक और वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की है कराची में ही, आगा खान यूनिवर्सिटी में, जिसमें बताया गया कि 70% जो हेपेटाइटिस C के मरीज़ हैं वो अवाइल उम्री में अगर डिटेक्ट हो जाएं तो एक ख़ास जो टाइप है, जो खासी रैम्पेंट है, उसका इलाज मुमकिन है। मगर कहाँ तक हम इसमें जो है वो कितने हम एलोकेट कर रहे हैं पैसे हेल्थ पे, तो ये हमारे सामने है बात। और आखिर में बात करेंगे शाजिया के एक और सर्वे ही है, और ये भी आज इत्तफाक से कराची से है, कि जो गरीब लोग तो पहले ही फल नहीं खा सकते थे, मगर अब जो रमज़ान में तकरीबन 200% फलों की कीमतें बढ़ी हैं, तो अब ये जो मिडिल क्लास है, दरमियाना तबका भी है, उसकी भी पहुँच से ये दूर हो गया। इस पर बात करेंगे। और अगर वक्त मिला तो आज स्पेन के साथ हमारा मैच है हॉकी का। हॉकी के शायद गोल्डन दिन जो हैं वो हमें याद दिला दें आज, या फिर वही सिलसिला जो हमारी शिकस्त का है वो जारी रहेगा। इस पर थोड़ी सी बात ठीक जी। शाजिया, पहली तो सियासी खबर है कि जो मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की कोशिशों में थे, उनको धचका लगा, क्योंकि सदर जरदारी ने यह कहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, लेकिन होंगे मुनसिफाना। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने कैप्टन सफदर, जो उनके दामाद भी हैं, उनकी रुकनीत जो पार्टी की है वो मुअत्तल की है, और एक इशारा दिया है पार्टी को कि ये पार्टी है, कोई फैमिली अफेयर्स नहीं है। इसके अलावा 37 फ्लोर मिल्स हैं पंजाब में, उनके नमूने चेक किए गए तो 37 फ्लोर मिल्स के जो नमूने थे वो गैर मेयारी निकले, लेकिन जुर्माना सिर्फ 6 लाख रुपए। फिर पाकिस्तान की जो सफ़ीर है अमेरिका में, उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 8 माह में 52 से ज़ायद दफ़ा काई साहब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब फायरिंग की गई है, गोलाबारी की गई है। ISI के सरबराह भी जा रहे हैं, अगले अमेरिका जा रहे हैं, और 1 से 3 अगस्त के दरमियान उनकी मीटिंग्स भी वहाँ पर होंगी। और फिर चर्चा करेंगे रियाज़ में होने वाली इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का, जो अगस्त में होगी, 13 या 14 अगस्त को, और उसमें जो मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल हैं उन पर बात होगी, लेकिन बिलखसूस जो शाम का मामला है उस पर बात होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये बिजली की लोड शेडिंग का मसला कभी हल भी हो सकेगा या नहीं। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। शदीद गर्मी, हब्स और ऊपर से 18 से 23 घंटों की लोड शेडिंग। बिजली की जो मजमूई पैदावार है 12,000 मेगावाट है, तलब 18,000 मेगावाट है। जो फ़र्क है, डिफरेंस है 6,000 मेगावाट का। काजी साहब, समी साहब, ये अवाम को मजबूर कर रहा है सड़कों पर आने पर, एहतजाज करने पर, वो भी रोज़े की हालत में।
शाजिया देखें ना, इस पे हमारे कॉलर्स भी कहते हैं कि हम बड़े रिपीटेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स हमें बार बार बात करनी पड़ती है। हम क्या करें जब बार बार बिजली नहीं आएगी। मगर इसमें जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो पहले तो हम कहते थे कि पंजाब की गवर्नमेंट ये मुजाहरे करवा रही है, चलें जी अब KPK में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे उनकी कोलिशन है, तो वहाँ लोग तंग हैं। और शाजिया दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई मसला हो, मिसाल के तौर पर मतलब आपको एक खुदा न खास्ता किसी ABCD आदमी को इन्फेक्शन हो जाती है तो एंटीबायोटिक खाएगा तो ठीक होगा, जो तरीका अब तक दरियाफ्त हो चुका है। इसी तरीके से जब आपके मुल्क को एक मसला लाहक हो गया है तो आप उसका अगर इंतहाई सफाकाना एनालिसिस नहीं करेंगे, अगर तो आपने मसला हल करना है, अगर तो आपने उनके मसले हल करने हैं जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि मसले बेसिकली दिहाड़ियाँ हैं। ये समझ, मैं क्रूड फार्म में अगर बात करूँ कि जो क्यों इशू क्रिएट हो रहा है कि आप चश्मपोशी करते हैं, आप चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते। हम ये पूछ रहे हैं SCCP की क्या तहकीकात कर रही है, आजकल तफ्तीश कर रही है बिजली की पैदाइश के ज़िमन में या इसकी प्रोडक्शन के ज़िमन में, क्यों उसने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन्फ्लेटेड बताई जा रही है। फिर जिस तरह हमारे कॉलर्स कल कह रहे थे कहाँ चोरी होती है, पैसे कौन नहीं उसके दे रहा। तो ये अब आपको ना इशू को हल करना पड़ता है प्लानिंग के जरिए, एग्जीक्यूशन के जरिए। यहाँ ये इशू ही नहीं है, यहाँ इशू अगला इलेक्शन कौन जीतेगा। जनाब अगले चारों सूबों में इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, जैसे सदर साहब ने फरमाया है, आज है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपकी ये बयान आया है कि जी हम फौरी तौर पे इसको हल करते हैं, और वो 4 साल से मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, बांग्लादेश हमेशा पहले हमारा हिस्सा 1971 में अलहदा हुआ, वहाँ तवानाई वाफिर मिकदार में है, वहाँ तवानाई का बहरान नहीं है, सरमायाकार यहाँ से उठा के सरमाया अपना वहाँ लेकर जा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत ऐसी कौन सी पॉलिसीज बना रही है? अच्छा, मैं पहले तो ज़रा ये जो मौजूदा लोड शेडिंग का मसला है इस पर बात कर लूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी की वजह से लोड शेडिंग पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान जो है उस अजाब में मुब्तला है। एक तो लोड शेडिंग थी जो मामूल की हो रही थी, जिसमें 2000, 2500, 3000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। लेकिन अभी जो लोड शेडिंग पिछले 5-7 दिनों से ज़्यादा हुई, उसकी वजह यह थी कि एक तो चश्मा 1, चश्मा 2 जो प्लांट हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया मुजफ्फरगढ़ की जानिब, जिससे आपके 17 जो बड़े सप्लाई के जो टावर थे वो गिर गए। अब इसमें सारी सूरत हाल में मसला जो कायद साहब ने एक बात की अपनी सारी उस गुफ्तगू में ट्रांसपेरेंट की, पूरी दुनिया में ऐसा हो जाता है कि जब मौसमी कुछ हालात हों, उसकी वजह से अगर कोई भी क्राइसिस एग्रीवेट हो जाए तो हुकूमत का काम यह है कि अपने अवाम को वो एतमाद में ले। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बात सच नहीं करनी। इस वक्त जो क्राइसिस है, अगर जो 25,000 26,000 का शॉर्टफॉल किसी ख़राबी की वजह से बढ़ के 5,000 शॉर्टफॉल जाना था, तो हुक्मरानों का ये काम था कि वो आवाम को इसमें एतमाद में लेते। हुक्मरानों ने क्या किया, मैं पिछले कुछ 6-7 दिनों से सुन रहा हूँ, कारा साहब को सुन रहा हूँ, दूसरे जो हुकाम है उनको सुन रहा हूँ, कल शाम तक बिजली सिस्टम में आ जाएगी, कल शाम तक बिजली सिस्टम में आ जाएगी। पाकिस्तान के लोगों को वो जो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी एक जो वजह है वो ये है कि हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं, यानी और जिसकी वजह से कोई एतमाद का आपस में रिश्ता नहीं रहा। अगर आप बताएं कि जनाब ये खराबी है, 5 दिन में ये सिस्टम में बिजली आ जाएगी, उससे आपकी लोड शेडिंग अब जो 22 घंटे है उसे कम होकर वो 10-12 घंटे जो पहले आपकी शेड्यूल लोड शेडिंग थी, तो शायद इतनी ज़्यादा खराबी ना होती। इस वक्त एक लोड शेडिंग और दूसरा इनका झूठ मामला एग्रीवेट हुआ। समी साहब मौसम की बात कर रहे हैं, 4 सालों से तो आपको लग नहीं रहा पिछले 4 सालों से मौसम ख़राब है? मौसम तो नहीं, मसला ये है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक होता है, देखें ना सिस्टम होते हैं इन प्लेस, लोगों ने एक अल्टरनेटिव रखे होते हैं। अभी यहाँ खुदा न खास्ता बिजली जब जाती है या चली जाती है तो जनरेटर चलते हैं, इस तरह ज़िंदगी चलती है ना। आप मिसाल के तौर पे अगर एक दिन आपको दाल नहीं मिली तो आप फाका तो नहीं करेंगे, आप उस दिन चावल खा लेंगे। तो आप हुकूमत को अल्टरनेटिव रखने पड़ते हैं। बात यह है कि एक सीधी सी बात है, हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटीज़, अवाम के मसाइल, ज़बानी जमा तफरीक, जलसे की तकरीर तक महदूद हैं। अंदर जो काम हो रहा है रियासत में, जिस तरह से इकॉनमी मैनेज हो रही है, उसमें ये और ये नहीं कर सकते। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे आपको बेटा, अगर ये रेडिकल चेंजेस नहीं करते, अपने सारे निकाल के बाहर नहीं लाते कि भाई मसला क्या है, ये मसला तो छुपाते हैं, मसला तो सामने नहीं लाने देते, ये ये नहीं असल जो बात ये हल नहीं होगा। अगर आप आवाम को बताएं कि दयानतदारी से बताएं और सही सूरत हाल आवाम को क्या बताएं कि वारदात कौन कर रहा है, दिहाड़ी कौन लगा, क्यों बताएंगे सर? नहीं बताते। यही वह है ये जो इस वक्त जो
2000 या 1800 जो मेगावाट है जो उसका शॉर्टफॉल बढ़ा है ना, वो जिस वजह से हुआ, अगर उस हवाले से एक सही सूरत हाल बयान की जाती। अब ये है कि अब थोड़ा सा बताया ना, वाटर पावर मिनिस्टर ने बताया कि पहला बयान दिया वजारत पे आके उन्होंने, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि लूट मार की वजह से ये सब बर्बादी है, तो उसके बाद उन्होंने नहीं बताया कि किसकी लूट मार भाई, वो खामोश है। अच्छा, सवाल वही पॉलिसी मेकर्स हमारे यहाँ नहीं है, पॉलिसीज अच्छी नहीं बनती। अब हमसाए ममालिक की मिसाल ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, वहां पे तो ऐसा बिजली का बहरान नहीं है, तवानाई का बहरान नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है, 12-12 24-24 घंटे इस तरह नहीं है लोड शेडिंग। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखें मैं ये जो लोड शेडिंग है ना, हम इसको हुकूमत की जो नाकस हिकमत अमली उसको डिफेंड नहीं कर रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया के जो महज़ब इलाके हैं उनमें भी मौसम की वजह से, तूफानों की वजह से जब बिजली खराब हो जाती है तो वो बिल्कुल सीधा आके बताते हैं कि जनाब 2 हफ्ते ठीक नहीं हो सकती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी तर्जुमान होगा उसने ये कहना है कि जी शाम तक ठीक हो जाएगी, जनाब रात को आ जाएगी। ये झूठ जो है ना, ये भी एक सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है। 2 हफ्ते नहीं, अब वो नहीं देते, उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया है कि कोई डेडलाइन नहीं देनी, क्योंकि जो पहले राजा परवेज अशरफ साहब ने डेडलाइन दी थी तो वो उसमें उनको एम्बेरसमेंट हुई, तो वो कोई डेडलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि बाखुदा मुझे तो ये लगता है कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये कब दे पाएंगे। दे आर नॉट श्योर हाउ कैन दे गिव यू, मुझे पता ही नहीं है समी साहब मैंने आपके पैसे किस दिन वापस करने हैं, तो मैं आपसे वादा कैसे कर लूँ। हो सकता है अगले इलेक्शन से पहले कर दें, ज़ाहिर वोट भी तो लेने हैं। शायद देख लेंगे हम ये भी। चले कुछ अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सभी साहब, आपने बड़ी आम खबर दी थी, कबल अज़ वक्त इंतखाबात करने वाली जो बातें थी उनको धचका लगा। सरदार जरदारी ने भी इस बात को कहा कि अगर अगली दफ़ा इलेक्शन जब भी होंगे, चारों सूबों में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के क्योंकि एक शरीक चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर है वो यही कहेंगे कि जनाब हम तमाम सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये तो एक सियासी बयान है। अब हुकूमत बनाने का हक जो है वो तो देना है अवाम ने वोटों में, तो वो अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा तो मेरा ख्याल है कि जो ये उनका है कि हम चारों सूबों में हुकूमत बनाएंगे, खासी मुश्किल आएगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोड शेडिंग है और जो दूसरे मामला है, उसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। लेकिन जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की बात हो रही थी ना, जवाब उन्होंने उनको दिया है कि जनाब इंतखाबात होंगे, पूरे वक्त पर होंगे। अच्छा, मैंने एक दूसरी खबर भी दी थी, मैं उसको इसके साथ जोड़ता हूँ, कैप्टन सफदर साहब की। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, उनको भी अंदाज़ा है सारी सूरत हाल का। उन्होंने भी पहले तो जो जरदारी साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं उसके हवाले से कुछ डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद अपनी जो राब्ता मुहिम है उसको हम तेज़ करेंगे और हुकूमत के साथ बात करेंगे कि जनाब ये किस तरह आप इंतखाबात नहीं कराते वक्त से पहले, और क्यों मामलात का जो हल है वो सिर्फ इंतखाबी है। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है वो है कैप्टन सफदर की रुकनीत को सस्पेंड करना। वो उनके दामाद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उन्होंने पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स के खिलाफ बयान दिए, पार्टी सस्पेंड कर दी। ज़रा ये कहते हैं, जो सियासी पंडित है उनका ये कहना है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है मियाँ साहब ने कि देखें ये जो पार्टी अफेयर हैं ये कोई फैमिली अफेयर्स नहीं है, और जो बहुत सारे ग्रुप्स पार्टी के अंदर ताकत पकड़ रहे थे ना, उनको भी एक मैसेज दिया है कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर बात करें। ये यहाँ पर जो इस तरह के कोई ये समझे कि वो ज्यादा क्लोज है, ज्यादा अजीज है और उसकी बात को टॉलरेट कर लिया जाएगा, जो भी आगे आएगा मेरिट पर आएगा, या एक सीधा उन्होंने अपनी जो एक मैसेज दिया ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इट इज पार्टी, इट इज नॉट। इसमें एक मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि एक जो रिपोर्ट्स राय के जरिए आ रही है, एक पावर स्ट्रगल चल रही थी। राना ग्रुप है जो हमारे पंजाब के हैं, इनके साथ राना मसूद साहब जो भी, और राना इकबाल साहब का नाम आ रहा था, ख्वाजा साहब का भी, ख्वाजा आसिफ साहब का ग्रुप जो है वो भी जोर, दोस्त मोहम्मद खोसा। तो ये जो एक पावर स्ट्रगल हाथों से निकल रही थी, तो बड़ा उसको ना इंटेलिजेंटली हैंडल किया है नवाज शरीफ साहब ने। अपने दामाद की रुकनीत मुअत्तल करके उन्होंने उनको मैसेज दिया, क्लियर बात कर देते हैं ना आवाम से कि हजूर ज़रा आप आराम से रहें, अगर ये जा सकते हैं तो आप भी जा। तो उन्होंने इसको डिस्करेज किया। तो आमतौर पर जब पार्टियों में से नज़रियात रुखसत हो जाते हैं तो फिर ताले आजमाई के लिए, स्ट्रगल के लिए पावर स्ट्रगल होती है, उसमें हर कोई आगे आना चाहता है। तो ये बेसिकली उन्होंने उसको डिस्पेल किया और ये मैसेज दिया है कि भाई आप अपनी अपनी जगह पर रहें। एक कॉलर है हमारे साथ उकाड़ा से, शबीर हलाओ जी। वालेकुम सलाम जी। मैडम उकाड़ा गुगेरा से बात कर रहे हैं। जी कीजिए। पहले तो सवाल ये है कि जी ये सभी साहब अंकल है हमारे, हम बहुत इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन ये बताए कि ये पीपल पार्टी का इनके साथ तल्लक है या किसी पाकिस्तान से तल्लक है? ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है। तो मैडम हमारे यहाँ इधर जो ग्रिड है ना उसमें से 1 घंटा आती है और 6 घंटे बंद होती है। ठीक है, लेकिन ये 8 दिन से मसला आ रहा है। हम आज एहतजाज पे जा रहे हैं और 10 गाँव पूरे और इंशाल्लाह गुगेरा में जाएंगे।
और बताएंगे जरदारी साहब को कि ये देख लो आवाम की ताकत। ये कहते हैं कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे, ये भूल जाए, प्लीज भूल जाए। ठीक है, अगला इलेक्शन पंजाब में से कम से कम पीपल पार्टी एक वोट नहीं लेगी। ठीक है, हम चैलेंज से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शबीर, आवाम की राय आना शुरू होगी। जी आप तो पहले जवाब भाई मैं तो, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तानी हूँ। उनकी राय में हो सकता है मैं ऐसा, बहुत सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे कॉलर्स ये मुझे कहते हैं जब भी मैं वो डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये जनाब आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और फिर थोड़ा, क्योंकि मैं जब अदलिया की बात आती है तो मेरी ये हमेशा से मेरा एक स्टांस है कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर बात करनी चाहिए। और इस वक्त अगर अदलिया के बारे में बात की जाए तो वो काजी साहब समेत सारा पाकिस्तान यही कहता है कि आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने ये इंप्रेशन। अच्छा, और अगर हम आवाम की बात करें तो वो कहते हैं हम जर्नैल की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई आवाम के मसले हल करो, तो फौजी आ जाएगा, आवाम के मसले रहने दें। सही। और उन्होंने अपनी राय भी देना शुरू की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट पंजाब से एक वोट नहीं ली। ये एक बड़ा, ये असल में ये लोगों की एक सोच यही वो इत्तेसाब है जिसका हम जिक्र करते हैं, यही वो अवामी पावर है, यही वो डेमोक्रेसी की पावर है जिसको ये जर्नैलों और जजेस की ताकतों से महसूस करते हैं। ये है अवामी पावर जिसकी मैं बात करता हूं। अवामी पावर नहीं है, जो एलीट है ना, ये तो अवामी नुमाइंदों को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं, दो धड़ों में बटी हुई है ना, दो धड़ों में बटी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सीरियसली इस पे तजिया कर लें कि जिन कार्टल्स की आबियारी परवेज मुशर्रफ कर रहा था, अभी तक अभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। मेन की एक भी मेन की पॉलिसीज में चेंज नहीं आई। ये जो है ना, ये ऊपर से लेबल हटा दें, ये मार्शल लॉ है, ये डेमोक्रेसी है। जिस वक्त तक अवाम के माशी वसाइल का रुख अवाम की तरफ नहीं होता तो ये ऊपर वारदात होती है, ऊपर म्यूजिकल चेयर चल रहा होता है। ये मेरी राय है, आपका इख्तिलाफ का चल रही होगी, आपका इख्तिलाफ का वो चल रही होगी चेयर, लेकिन मैं ये बात करता हूँ, देखें विजडम, वो उन्होंने फोन किया उकाड़ा से, गोगेरा से, उन्होंने कहा 10 देहात हैं और हम देखेंगे कि देखिए ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान की कौम इस तरीके से इस प्रोसेस में हिस्सा ले और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट दे तो यकीन करें पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी जमात हो जो डिलीवर नहीं करेगी, जब हट जाएगी, महरूम हो जाएगी। मैं बात कर दूं, बात यह है कि जब इकोनॉमिक जबर और ऊपर माशी आमरीत मुसल्लत हो जिसके बाहर आप बोर्ड लगा दें तो फिर क्या होता है कि जो 5 साल के बाद एक लोगों के अंदर एनर्जी पैदा होती है ना तब्दीली के लिए, वो उसको डाल देते हैं इसी सेफर जोन्स में और फिर एक और ग्रुप इसी किस्म का तशरीफ ले आता है। और आज मैं ये बात ना करता, अगर आज यूरोप में ये कह रहे हैं ना एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस इंडिया में हुआ है 62 सालों में, क्या हुआ है वहाँ सोशल सेक्टर जाके देख रहे हैं, नहीं कर सकी डिलीवर। और ये आज यहाँ का सवाल नहीं है, आप खुद वो ये बात कह रहे हैं कि जी ये जो 20 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, पाउंड पड़े हुए हैं, इनको लेके सिस्टम चला रहे हैं वरना ये सिस्टम का छाबा ना उलट जाए। तो ये सारे सवाल बड़े सीरियसली यूनिवर्सिटीज़ में, चैनल्स में, गलियों में और उनके हलकों में उठाए जा रहे हैं। एक कॉलर है जंग से, साजिद। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। 2-3 बातें करना चाहूंगा। पहले तो ये अभी आपने लोड शेडिंग का जो मसला डिस्कस किया है, यहाँ पर जो है ना 2 किस्म की लोड शेडिंग हमारे मुल्क में होगी इस तरह। तो एक तो ये है कि एक पैदावार की कमी है, वो तो ऑलरेडी चल रही है। और समीर साहब दूसरी बात तो मैं आपसे ये बार बार करूंगा, जितनी बातें आपसे करूंगा, एक तो ये कि आए महीने जो बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोड शेडिंग की जो पैदावार है ये पूरी कर भी लेते हैं, पूरी हो जाती है बिजली, तो गरीब अवाम के लिए फिर भी लोड शेडिंग होगी क्योंकि बिजली की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का दौर या ये साहब का दौर, मैं नहीं समझता कि उनका दौर भी तो चल रहा था। आखिर देखें, इकोनॉमिकली देख लें, हालात के हिसाब से देख लें, इस हुकूमत ये जमहूरियत की निस्बत उनका दौर कितना बेस्ट था। और जैसे कैप्टन सफदर की आपने मुअत्तली जो रुकनीत है उसको डिस्कस किया है, वो किसकी वजह से है? आप कहते हैं मुस्लिम हमारे सियासतदान कहते हैं कि टेस्ट टू बेबी जमात है, ये है वगैरह है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अगर कैप्टन सफदर की जो रुकनीत नवाज शरीफ ने मुअत्तल की है वो सिर्फ PTI की मरहून मिन्नत है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो के जिसमें नेपोटिज्म नहीं पाया जाएगा, उसमें नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से एक शादी हम सिर्फ एक बात जरूर करना चाहूंगा कि समी साहब कहते हैं डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूँ। अभी माजी में हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, CNN को इंटरव्यू दिया था कि उनसे सवाल हुआ था कि पाकिस्तान के अवाम बहुत तंग है, बुरे हालात में है। समी साहब आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था, जो बार बार शायद जियो पे भी यानी कि डिस्कस हुआ है कि वो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, हु इज स्टॉपिंग देम? क्या यही डेमोक्रेसी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। देखिए, पहली तो बात यह है कि वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान था वो मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तान में इस पर इख्तलाफ नहीं करता कि वो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी। ये कहना कि अगर किसी के हालात अच्छे नहीं हैं तो वो मुल्क से चला जाए, ये कोई एक ऐसा बयान नहीं है कि जो एक
उस लेवल का सियासतदान उसको देना चाहिए। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हालात को ठीक करें, इसीलिए आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट दिए गए। वो उनका जो स्टेटमेंट है वो उस पर मैं वो बात है। दूसरी जो उन्होंने ये बात कही कि मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था या मौजूदा दौर अच्छा है, तो मैं एक बात ये करता हूँ कि जो हक़ हुक्मरानी है वो अवाम देते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि कोई भी पार्टी जो इस वक्त चाहे पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, मुशर्रफ साहब ने भी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई हुई है, अगर लोग उनके निज़ाम को, उनके वक्त को बहुत अच्छा समझते तो अब उनकी पार्टी को वोट दे देंगे। इसमें तो कोई घबराहट की बात नहीं। लेकिन पैमाना मेरी और आपकी या साजिद साहब की या किसी और की गुफ्तगू नहीं है। कौन सा ज्यादा पॉपुलर था, किसका हक है हुक्मरानी का, वो आवाम फैसला करते हैं और वो इलेक्शंस में हो जाएगा। इसमें तो ज्यादा बेचाने की बात नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आवाम फैसला नहीं कर पा रहे, या जो फैसला करते हैं उसको टेलर कर दिया जाता है। जिस तरह हमने मिस्र की आपसे कल बात की, आवाम को हक की हुक्मरानी से महरूम करते हैं ये कभी डेमोक्रेसी का नाम लेके, और जब डेमोक्रेसी से काम नहीं चलता तो डिक्टेटरशिप ले आते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा अजाब ये है कि पीपल्स विल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हुक्मरानी में। भले वो इलेक्शन लड़के आते हैं और दूसरों ने जो आना है, जो जिन्होंने छापा मारना है उनसे तो हम बात ही क्या करें। इवन जो प्रॉब्लम क्या है, अभी इन्होंने थोड़ी सी बात की, आज एक आदमी बैठ के मुझे हमें फ़ोन करके डेमोक्रेसी को कमज़ोर, मैं यहाँ तकरीर करके कर रहा हूँ जिस तरह ये फरमा रहे हैं, नहीं, डेमोक्रेसी को बुरी तरह बरत कर हम मार्शल लॉ की हमायत पैदा करते हैं। मार्शल लॉ की मैं अभी क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जी उनका दौर बेहतर था, अब दौर बेहतर। एक मिनट ठहरते, दालों की कीमतें उठा रहे, आम आदमी का यही मसला। आम आदमी का मसला नहीं है कि BMW की कितनी कीमत है, दाल का। वो ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो उधर से आए, जिन्होंने छापा मारा, उन्होंने 60 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं जाने दिया, 50-56 रुपए का पेट्रोल दिया, ऐसे बात करते हैं ना लोग। तो इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ की हमायत आपकी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पैदा कर रही है। परवेज मुशर्रफ साहब जलसा, बात सुने शायद, ये देखें कुछ थोड़ा सा तो आप मेयार बना लेना। परवेज मुशर्रफ साहब जलसा रखते हैं अभी लाहौर में, 500 बंदे नहीं आते। इमरान खान साहब के लिए 2 लाख बंदे आ जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी लाखों लोग आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए, तो मैंने 1986 की बात कहीं नहीं देखे, कौन है फिर? आखिरी दफा जो है वो 17 अक्टूबर को, ये 18 अक्टूबर को आए थे। अब ये बात ये है कि जब जमहूरी हुक्मरान अपने आप को जमहूरी कह के बदतरीन माशी अमरीत मुसल्लत करते हैं लोगों पर, तो वो क्या करते हैं? लोग कहते हैं यार अयूब खान बड़ा अच्छा था। मैं नहीं कह रहा, ये खुद करवा रहे हैं। ये बेसिकली खुद को डिस्क्रेडिट करके जो दीगर इस अरीने में कुफ्ते हैं उनको बूस्ट ये खुद करते हैं। नहीं, जिस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, जैसे आप पेश कर रहे हैं, वो एक मखसूस अंदाज है और एक मखसूस कारकर्दगी के लिहाज से ये ना भाई इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। मुशर्रफ साहब उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोगों की हमायत आप कैसे पैदा करते हैं नॉन डेमोक्रेट? क्यों? कभी भी हमायत है ही नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। लोगों की नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए हमायत है ही नहीं। अगर मिडिल क्लास की परतों में और ये इस तरह से बात जब पैदा होती है तो उसकी वजह क्या है कि जमहूर का नाम लेके जमहूरियत की टांगे जो है मतलब बर्बाद कर देने वाले जो लोग हैं, जमहूरियत के दुश्मन वो हैं। जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन वो है जिस तरह जमहूरियत का चोला पहन के आके आमरीत मुसल्लत करते हैं। ये कहानी है सारी, अब इस पे बात नहीं करने देंगे। ये खूबसूरती जमहूरियत में ही है कि अगर आप डिलीवर नहीं करें तो आपको हटा दिया जाए। ये डिक्टेटरशिप में नहीं है, इस निजाम में वो सिस्टम मौजूद है। उसे हटाया जाता है तो उसमें क्या है? उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने ना अपने लोग रखे होते हैं। एक पार्टी गई, दूसरी पार्टी आ गई। पीपल विल, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, वेस्ट में, यूरोप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साइरेजा उठ के क्यों आई यूनान में? आज इटली में क्यों क्राइसिस है? क्यों लोग मैड्रिड की गलियों में बाहर निकल के चीख और पीट रहे हैं? इसके लिए कि उनकी विल नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। बैंक उनके ऊपर, वहां पे अगर देखें तो बैंकर्स को लाके ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामद इकबाल साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जैम ने कराची में लोगों का किस तरह से जीना दो भर किया है?
शाजिया, इससे पहले भी हमने ये खबर टेकअप की थी, मगर अब मैं आज ख़ास तौर पे देख रहा था। मगर इसके साथ चूँकि जुड़ी हुई खबर एक और भी है, लोगों में बीमारियां पैदा हो रही हैं उस पोल्यूशन की वजह से। और फिर यहाँ पे एक खबर और भी आई थी, वो तो थी कराची से, इस्लामाबाद से, लेकिन ये मामला हर जगह है कि जहाँ पे व्हीकल्स जो हैं उनको जो हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि दुरुस्तगी का, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे हमने एक खबर कुछ दिन पहले दी थी कि 40 से 70% जो जगह है वो नाजायज़ तजावज़ात वालों ने, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, तो उन्होंने घेर रखी होती है और वहाँ पे लोगों के चूँकि बत्ते लगे होते हैं उसको कोई हटा नहीं सकता। और फिर खबर ये भी आई शाजिया कि जो तकरीबन 100 गज़ तक या 100 मीटर तक जो लोग रह रहे हैं ऐसी सड़कों के इर्द गिर्द जहाँ पे ये ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, उनको पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ लाक हो रही हैं। और ख़ास तौर पर वो पेशेंट जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, जिन्हें कोई इस तरह से मसाइल हैं फेफड़े या अपनी सांस की नाली के, वो दे आर वेरी वल्नरेबल। इवन कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं या डायबिटिक जो लोग हैं, उनके लिए भी ये रिपोर्ट बता रही है कि ये नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि ये मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा बाशगाफ ऐलान फरमा रखा था कि जी ये इनको हटाया जाएगा, इनको कोई नहीं हटाता, ना पंजाब में हटाता है। ये मुझे एक बात बताएं, ये एक ठेला उठा के सड़क से उधर तो कर नहीं सकते, ये बिजली देंगे हमें? मैं ये कहता हूँ कि फेलियर का हम कहाँ, और ये एक पब्लिक यानी एक इशू है। आप यकीन करें, आप जो ये जो जहाँ पे मार्केट्स हैं, अब वहाँ पे जाना दूभर हो गया, आप चल नहीं सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब ये इश्यूज हैं, आपने मैनेज करना है, आपके पास बेशुमार ज़मीन है, आपके पास बेशुमार वसाइल हैं, तो आप क्यों नहीं करते? और लोग इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी बात बड़ी आपने मुनासिब अंदाज में फरमाया, लेकिन एक थोड़ी सी तस्रीह कर दूँ, ये उठाते ही सिर्फ ठेला है। जो बड़े बड़े प्लाजा नाजायज तजावुज़ात बने हुए हैं वो नहीं गिरते। मेरी बात सुने ना, मैंने गरीब आदमी जो होता है ना, शाजिया, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर इजाजत दें तो मैं अगले दिन वो वही होता है, अगले दिन वो पहले मैं बताता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये मैंने खुद देखा कि पहले उनको इतला हो जाती है, एक मिस्टीरियस सा मैसेज आता है, उसके फ़ौरन बाद एक हलचल सी पैदा होती है और थोड़ी देर में लगता है कि शायद हम अपने मुल्क में नहीं कहीं और हैं, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ साफ़ हो जाती है और वो पता नहीं कहाँ गायब होते हैं। उसके बाद एक रेंगता हुआ ट्रक तशरीफ लिया, तो मैं पूरा मंजर पेश कर रहा हूँ, वो आता है, कुछ 2-4 चीज़ें टूटी फूटी फेंक के वो जाता है, वो यूँ ओझल होता है नज़रों से, तो आहिस्ता आहिस्ता से फिर वो चीज़ें बाहर। तो ये ना आपके लिए तो एक मज़ा है, मज़ा नहीं है, ये अवाम का अज़ाब है, ये अवाम का अज़ाब है, जिसमें रोज़गार लोगों का छिन जाता है। मैंने मंजर अपनी आंखों से, मैंने रोते हुए बेचारे जो ठेले वाले रेडी वाले गरीब आदमी, मैंने उनको रोते हुए देखा है, जिनकी सब्ज़ी, जिनका वो सारा फ्रूट कारपोरेशन वाले उठा के गाड़ियों में वो सब कुछ उठा के ले जाते हैं। कुछ लोग यकीनन बड़े बाखबर होंगे, जो ठेले होंगे, फ्रंटमैन होंगे, किसी का लगाया होगा, लेकिन जो गरीब आदमी बेचारा अपना बच्चों का रिस्क पालने के लिए कहीं रेडी ठेला लगाता है ना, काई साहब, उसको कोई खबर नहीं होती कि कारपोरेशन की गाड़ी आ रही है। तो और ऐसे लोगों के लिए बुनियादी तौर पर जो नाजायज तजावुज़ात का मामला है, वो जो बड़े बड़े प्लाजे और लोगों को बाकायदा अलॉट करके जो आगे चीजें की गई है ना, वो ज्यादा बड़ा इशू है। स्पेशल जगह अलॉट नहीं की जा सकती। मेरी बात सुने, की जा सकती है, उसके लिए जो काजी साहब कहते हैं ना, एक मुनासिब मनसूबा बंदी की जाती है। अगर आप किसी जगह से उठाकर किसी जगह पहली बात तो ये पूरा जोन बनाते हैं, जिस दुकान नहीं हमारे पास, जिस दुकान के सामने आपने ये लगा रखा है ना, वो आपसे पैसे लेता है, बिल्कुल लेता है, फिर वो कहीं और भी पैसे देता है, ठीक है ना जी। अब ये चूंकि सारा निज़ाम, और ये हम किसी की नहीं कहते कि किसी गरीब का ठेला उठा के ले जाएं, एक जगह एलोकेट कर दें। दुनिया भर में बाजार ऐसे ही हैं कि जनाब एक जगह जाते हैं लोग, जाके अपनी शॉपिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये, और फिर ये जो रेजिडेंट्स जो के लिए जो एक अजाब है, बीमारियां इससे फैल रही हैं, ट्रैफिक जाम इससे हो रहे हैं, तो इसको टेक केयर, अगर उनको रोजगार देना है ठेले वाले को, तो मैंने तो नहीं देना, सरकार ने देना है ना, जो मंशूर लेके तो वोट लेने आ जाते हैं। लेकिन हम कम से कम उनका मजाक तो हमें नहीं उड़ाना, किनका मजाक नहीं उड़ाना, बेचारे जो गरीब ठेले वाले, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, आपको लग रहा है कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम मजाक उड़ा रहे हैं उन हुक्मरानों का कि जिनसे अपने काम नहीं होते, जो ठेले तक उठवा नहीं सकते और जो हमारे साथ इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर आप उनके हक में यहाँ तकरीर फरमा देते हैं। हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन गरीबों का कौन मजाक उड़ा? उसके लिए तो इंसान का फातुर लकल होना जरूरी है, जो गरीब वाला गरीब आदमी। मैं वारी जाऊं आपके जोश खिदाफत पर कि अभी तो आप वो गरीब ठेले वाले का मजाक उड़ा रहे थे और अभी आप उनके नुमाइंदा भी। ठेले वाले का क्या मजाक उड़ा रहे थे? हम मजाक उड़ा रहे थे उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो बता ले रही है, जो पैसे खा रही है। हम मजाक उड़ा रहे थे उन हुक्मरानों का जिनको जस्टिफाई करते करते किस दिन आपको गश न पड़ जाए यहाँ पे, खुदा न खास्ता है कि ये ठेले नहीं, हम तो उनको कह रहे थे। एक और सच सुनने का हौसला है, सच सुनने का हौसला है, माशाल्लाह बड़ा सच बोलते हो ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप देखें जो गरीब कॉलर है ना, उनका भी आपको वक्त जो है वो उस पे नहीं करना चाहिए। बेचारे गरीब कॉलर्स होते हैं, उनके पैसे लग रहे होते हैं।
बात ये, मैं लिटिल ह्यूमर इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज अ गुड थिंग। आपकी लोड शेडिंग की वजह से मुझे मुद्दतें हो गई, आप लोगों के चेहरे ये खसूसन जो समी इब्राहिम साहब की सिलाई अमेरिकनाइज पीपलाइज्ड जो स्माइल है मैंने नहीं देखी, ना आवाज सुनी, अभी थोड़ी सी सुनी। और आपके जो एक दूसरे साथी हैं वो ही इज लाइक ए एंग्री वाइफ विद अ परमानेंटली एंग्री लुक। तो बहुत दिन हो गए दोनों की मैंने लुक्स नहीं देखी, अभी मैंने बातें आप लोगों की सुनी है। बात यह है कि ये मैंने अक्सर कहता हूं कि फ्रॉम स्ट्रीट जैनिटर टू द प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर टू द बिगेस्ट बिजनेसमैन पाकिस्तान में सब करप्ट हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो पॉवर्टी का हमने लिया हुआ है ये बिल्कुल अब चेंज होना चाहिए। एक बैगर भी महीने का 1 लाख कमाता है, एक मोटर मैकेनिक, ये मोटर बाइक का मैकेनिक और इस तरह के रेड़े वाले, रेड़ियां वाले, चाय वाले, समोसे बेचने वाले लाखों करोड़ों पति लोग हैं। ये 2-2 मरले के प्लाटों घरों में रहते हैं। लोग समझते हैं ये 50 यूनिट फ्री इनको मिलने चाहिए, ये कुंडे भी लगाते हैं, एसी भी। सिर्फ पाकिस्तान में जो सफर कर रहे हैं ना लोड शेडिंग से और गुर्बत से, महंगाई से, वो ईमानदार मिडिल क्लास है, सफेद पोश है, जिसने अपनी नौकरी के दरमियान करप्शन ना कियो, वरना ये तमाम ये जो पटवारी से लेके बड़े से बड़ा छोटा सब इन्होंने तबाही। मेरी मर्जी, ये जो सैलरीज बढ़ा देते हैं, पेंशनें करप्ट की बढ़ाते हैं, मेरे आपके पैसों के ऊपर ये सब इनको करप्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात उन्होंने की, उनकी ये राय है कि जैनिटर से लेके टॉप तक सब लोग करप्ट हैं। हाँ जी। तो क्या हमें इस पे फिर गुस्से नहीं होना चाहिए? हमें नाराज़ ही होना चाहिए इस बात पे। हम खुशी को सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इस पे मैं जुज़वी तौर पे इत्तफाक करता हूँ उनसे कि यहाँ पे जो हमें लगता ये है कि शहर बाज़ जगह पे किसी ने ठेला लगाया हुआ है वो वाकई करोड़पति भी हो सकता है। मतलब ये ओवरऑल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती ये बात। अगर आप ये देखें तो आपकी जो 67% या 60% या आप जितने भी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को गिनने का रिवाज भी अब ख़त्म हो गया ना, बड़े ज़रूरी काम कर रहे हैं सियासतदान और हुक्मरान, जो आपके देहातों में लोग रह रहे हैं, जो सर्फ्स हैं, जो मुजारिन हैं, या जो आपकी इस वक्त 5 करोड़ की वर्किंग क्लास बनती है, जो मुख्तलिफ जगह काम, अभी तक एक अंदाज़ा लगाया गया है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कोई जो कानून है वो क्या है 7 से 8 हज़ार रुपया देंगे, वो भी नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में इतने खुश नसीब नहीं हैं लोग। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मिडिल क्लास के सफ़ेद पोश लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, मगर इस मुल्क का गरीब भी कुछ सुख का सांस नहीं ले रहा। अच्छा, वो जिस करप्शन का जिक्र कर रहे थे ना, जिसका उन्होंने हवाला दिया, वो गालबन वो ये जिक्र कर रहे थे कि जब भी ये जो कोई भी कारोबार शाजिया दुनिया में हो, उसकी वो छोटा हो बड़ा हो, उसका टैक्स वो लोग भरते हैं, पे करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जिस वो करप्शन का गालबन जिक्र कर रहे थे वो ये है कि जो छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी है, मसलन रेडी वाला है या इसके अलावा और कोई किसी जगह पे हम जाते हैं, मोटर मैकेनिक शॉप है, कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं, वहाँ पर क्योंकि सेल्स टैक्स की मुखालफत की जाती है। सेल्स टैक्स की मुखालफत क्यों की जाती है? ये सारे ट्रेडर्स, सारे बिजनेसमैन और फिर सियासी जमातें ख़ास तौर पर उनके पीछे आ जाती हैं, ख़ास तौर पर जो मजहबी सियासी जमातें हैं, क्योंकि उनका होल्ड जो है वो सारे के सारे ये ट्रेडर्स हैं। आप एक दुकान बंद करें, वो जो 1000 आदमी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, वो 1 लाख आदमी भी उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता अगर वो सड़कों पर निकला है। क्यों सेल्स टैक्स नहीं दिया जाता? इसलिए कि सेल्स टैक्स देने से आपकी जो ग्रॉस इनकम है, यानी आपकी जो सेल है, वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। फिर आप टैक्स वाले को ये नहीं बता सकते जाके कि जनाब मेरी तो सेल ही इतनी हुई है। तो वो बुनियादी तौर पर वो ये, लेकिन कहा क्या जाता है, ओ जनाब ये हम कैसे सेल्स टैक्स ले सकते हैं, ये तो आवाम पर एक बोझ पड़ गया। टैक्स वो ले रहे हैं, कीमतें वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आना चाहते। किसी से बात करो ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं और जनाब तो पता है इनकम टैक्स वाले आके साढ़े ना की कर देने, असी एक बारी ना हम बता दें कि एक दफ़ा इतना हमारा सेल हो गई है तो ये दूसरे साल तो हम कम कर ही नहीं सकते। तो वो जिस करप्शन का कॉलर जिक्र कर रहा है ना, वो ये करप्शन है कि जिसका नुकसान पाकिस्तान के कौमी खजाने को है। एक तो बड़ा जो हमारा इंडस्ट्री वो है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, बड़ा जो जागीरदार है, वो टैक्स नहीं देता। और फिर इसी तरह ये शहरों में आप देखें, एक जो रेडी वाला होगा दही बल्ले का, वो कितनी ज़्यादा सेल करके जाता है। कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो गालबन इस करप्शन की बात है। मगर बात यह है कि ये कंसेप्ट तो होना चाहिए, मगर उससे टैक्स कौन लेगा? आप ये समझते हैं कि वॉलंटरली रजाकाराना तौर पे रेडी वाला में रेडी वाला आया है टैक्स देने के लिए, उसको आपको एक इफेक्टिव सिस्टम टैक्सेशन होना चाहिए, आपका निजाम होना चाहिए ना, आपकी हुकूमत होनी चाहिए ना, कहीं हुकूमत नजर आने। अगर तो हुकूमत के एहलकार बेनिफिशियरी हो
उसके टैक्स ना देने के वो बेनिफिशियरी हैं। तो वो खुद कैसे लगाएं? अगर कहीं पे कोशिश की भी है ना किसी गवर्नमेंट ने, तो आप निकाल के देखें, स्ट्राइक्स हुई हैं भाईजान सेल्स टैक्स के मामले पर, बिजनेस को डॉक्यूमेंटेशन करने के मामले पर। पाकिस्तान का दुकानदार जो है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है छोटा दुकानदार, वो इतना टची है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता। हुकूमत वीक है ना, अच्छा, अब अपना काम पूरी दुनिया महजब दुनिया। एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, जो डेवलप्ड सोसाइटीज जिन्हें हम कहते हैं, सिस्टम जहां पर बना हुआ है, वहां पे टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की है। जो मिसाल के तौर पे अमेरिका है, उसका जो शहरी है वो अपना टैक्स खुद फाइल करता है, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो 3% या 4% जो है वो रैंडम सैंपलिंग के जरिए उसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन खौफ इतना, जो काजी साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि कानून की यहां पर अमलदारी नहीं है, खौफ इतना हर बंदे को कि जाली आपने फिगर नहीं देना, इसलिए कि अगर आप सिक्योरिटी में आ गए तो हमारे तलाक की गलती से एक बंदा, मैं उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उसको कुछ बड़ा अमीर आदमी था, तो वो उसने 16 साल काटे वहाँ पे। देखें वहाँ पे लोग जो हैं, इतना सबसे ज्यादा खौफ IRS का नाम शायद बदल गया, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो काजी साहब की लड़ाई फिर आपसे हमेशा इसी बात पर है कि निजाम में तब्दीली लाने की जरूरत है, निजाम के अंदर जो बुरे लोग हैं उनको पकड़ने की जरूरत है। ये बेसिकली हमारा इनके साथ झगड़ा है। एक कॉलर है, सारी हुकूमत ही बदल जाएगी, तो बदल जाए। अच्छा, इस मुल्क की बिल्कुल सारे के सारे सियासी निजाम को बदल दें। ये तो अगर रशिया से एक कॉलर है, शुएब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं कमेंट्स देना चाह रहा हूँ, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दामाद के ऊपर जो एक्शन लिया है, तो ये PTI की वजह से नहीं लिया है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बैक में ले जाऊं, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उस वक्त लाहौर में एक ऑपरेशन हुआ था क्लीन अप, तजावजात हटाने के लिए। तो मियां साहब ने सबसे पहले बीडन रोड के ऊपर अपने मामू की दुकान जो है उसको उड़ा दिया था, ताकि लोगों को ये मिसाल मिल जाए कि जो डिसिप्लिन है उसमें मियां साहब जो है वो किसी को स्पेयर नहीं करते। तो ये उनकी एक सिफत है। दूसरी, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर मैं एक छोटा सा आपको तारीख बताना चाह रहा हूँ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में उनके मुशीरों ने उनसे पूछा कि हजरत उमर फारूक का जमाना जो था वो बहुत अच्छा था और आपका जमाना जो है वो बिल्कुल जो है वो लो ग्रेड के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि उनके मुशीर हम थे और तुम मेरे मुशीर हो। तो ये गवर्नमेंट जो है इसका तो बेड़ा गर्क इसके मुशीरों ने किया हुआ है, और इसमें हम अवाम भी जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने इनको वोट दे के लेके आए हैं और अब भी हम नहीं समझ रहे हैं। खुदारा समझे कि पाकिस्तान को ना डूबे, हम गैर मुल्क में बैठे हुए हमारा दिल रोता है कि ये लोग जो है वो हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया किधर जा रही है। बहुत शुक्रिया शुएब आपका। देखिए, ये जो उन्होंने बात की ना मियां साहब की, मैंने तो बेसिकली डिसिप्लिन कायम रखना था। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा वाज़ेह सिग्नल दिया है कि ये पार्टी है, ये खानदानी अफेयर्स नहीं है। अपने दामाद को सस्पेंड करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है, इसलिए कि हम भी इस प्रोग्राम में बैठकर ये क्रिटिसिज्म करते रहे कि पार्टियां जो हैं वो फैमिली अफेयर्स बन गई हैं और ये हो गया। लेकिन ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ये एक एक्शन है उन्होंने लिया है, और एक मैसेज दिया है कि मेरे को चाहे कितना भी करीब हो, लेकिन जहां पर पार्टी का मामला आ जाएगा मैं उसको बिल्कुल अपने अंदाज में मेरिट कर लूंगा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात, रियलिस्टिक बात कर ले। आज उनकी नीयत मुअत्तल है, कल बहाल हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखें, जहाँ पे रियल, अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं या ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी में जो है, अभी हम देख चुके हैं जो मखदूम जावेद हाशमी साहब को भी यहाँ से रुखसत होना पड़ा, कॉस्मेटिक चेंजेस ज़रूर होंगी इस तरह की, मैसेज यही दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि जब खुद वो वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के साथ लड़ाई क्या हुई थी उनको उन्होंने स्पीकर वगैरह बनवा दिया था। तो रियल लीडरशिप दे विल नेवर, चाहे वो जरदारी साहब हैं चाहे वो ये हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। बाकी उन्होंने कहा कि भाई नीचे ग्रुप ना नीचे ग्रुप ना बनाए। दोस्त खोसा साहब को मैसेज दिया है और जो राना साहब को मैसेज दिया है कि भाई नहीं ये नहीं मैसेज देखिए ना काई साहब थोड़ा तो एक्नॉलेज करें। मेरा आप अपनी राय अपने पास रखें, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि वी शुड नॉट रीड दैट मच इनटू दैट सेक्शन। ये तो आपकी ओपिनियन है ना, मेरी वो भी आपकी ओपिनियन है ना, वो की पूरी आपके नजदीक तो सियासतदान ना ऑनेस्ट है, मेरी बात ना ये कॉस्मेटिक, यानी अगर कोई काम करने की कोशिश करता है दुनिया में रेफरेंडम हुआ है जी कि वो ये कॉस्मेटिक है, ये बस ऐसा है। एंड ऑनेस्टली मैं ये भाई आप समझते होंगे, ऑनेस्टली हम नहीं समझते ऑनेस्टली। ये पूरी दुनिया में रेफरेंडम करा के लेके आए आप, आपकी भी तो राय है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या अभी यहाँ पे एक रेफरेंडम हम करवा लेते हैं, कल एक सवाल दे देते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब मेरिट पे इस पार्टी की लीडरशिप किसी को देने के कभी किसी सोचेंगे भी हो?
मैं तो ये बात कर रहा हूं। कल का अपना सवाल ये सवाल रख लें और उसमें से देख लेते हैं। अब आप 2 कॉलें जो है उसको रेफरेंडम करार देंगे, आपका जो प्रोग्राम है ये मुल्क का रेफरेंडम बन जाएगा। और कैसे होता है दुनिया में? रेफरेंडम वोट लोग डालते हैं, यही तो पाकिस्तान के मीडिया में जो लोग बैठे हैं उनकी प्रॉब्लम है। भाषण दे के तो समझते हैं जो हमने कह दिया वो सही है। अब जी हम भी सवाल रख लेंगे और 2 जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी गलती से हो गया, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में ये जो प्यू का जो सर्वे होता है वो ये गलती से नहीं करते, बड़ा सोच के आते हैं, बड़ी कैलकुलेटेड अल्फाज इनके मुझे बात करने देना, भागे ना आप। मुझे ये बताएं कि जितने सर्वे वेस्ट में होते हैं वो कैसे होते हैं? टेलीफोन पे बैठते हैं, रैंडमली किए जाते हैं ना, सारे आवाम से तो नहीं पूछा जाता। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि यहाँ एक सर्वे करवा लेते हैं कि क्या वो कोई पार्टी देता है? नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। यहाँ पर तो ये हुआ था हुजूर के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी वालदा की मेरिट पर टॉप लीडरशिप किसको मिलता है? काजी साहब, वो जो सर्वे होते हैं ना उनका भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, एवं उठा के फोन नहीं किए जाते। जिस तरह आपने बात की ना कि सवाल रख देते हैं और 2 जवाब आ जाएंगे और आप अपनी मर्जी का फैसला सुना देंगे, ऐसा नहीं होता। चलिए हम मान लेते हैं कि जरदारी साहब और तमाम जो पार्टियों के हेड हैं वो मेरिट वाला बंदा ढूंढ रहे हैं कि फौरी तौर पे अपनी पार्टी की लीडरशिप उनके हवाले कर दें। ये खुदा का खौफ करें। आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बड़े अच्छे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन कब्जे हैं, गद्दी नशीन बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है। अब मियां साहब ने तो अपने दामाद को सस्पेंड किया और आप कह रहे हैं कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक है ना भाई, कमर है हारूनाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दें। मैं हारूनाबाद से कमर निजामी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब, ये पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। इन्होंने कोई किसी किस्म का ऐसा काम नहीं किया जो अदारों को जो है ना, इन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अदारों को इन्होंने लूटा है और अपने पेट भरे हैं। ये बिजली का ही नहीं है मसला, तमाम इदारे फ्लॉप हो चुके हैं। अब मैंने अखबार में पढ़ा था जनाब के इन्होंने कोई इमदाद दी है सऊदी अरब ने, वो कहाँ पे चलेगी जनाब? के शहरी के वक्त बिजली नहीं होती, ना अफ्तारी के वक्त बिजली होती है इधर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर आपका, लेकिन कॉल करते हुए प्लीज अपने जो टीवी का वॉल्यूम है ना उसको म्यूट पर रखा करें। आपकी आवाज पर बैक होकर आती है, वो समझ में ठीक तरह से नहीं आती है। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है अमेरिका से, अमानुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अमानुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं तमाम आवाम से गुजारिश अर्ज करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, बराए मेहरबानी अपनी ताकत का मुजाहरा वोट के जरिए करें, बजाय इसके के बहस मुबाहिसे के जरिए करें। और दूसरी गुजारिश मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए है कि प्लीज़, पूरी दुनिया में कैलकुलेटर सिस्टम पर बिजनेस किया जाता है, ज़बानी अदादो शुमार का कई मरतबा इस्तेमाल मुनासिब नहीं। बराए मेहरबानी एक छोटे से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और पूरी कौम को, एक गवर्नमेंट मुलाजिम को 3 लाख पर टैक्सेशन फ्री है, इसी तरह से पूरी जो छोटी आवाम है उसको आप टैक्सेशन से माफ़ करें उसको। और जो मेरी एक ज़ाती राय है एज अ बिजनेसमैन कि प्लीज़ जो भी 50,000 रुपए से ऊपर की इनवाइस बनती है उसको बैंक के जरिए क्लियर करवाया जाए और पेमेंट बैंक में की जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मानुल्लाह। बिल्कुल, ये बातें जो है बड़ी ज़बरदस्त। अगर ये बातें अब शाजिया ये देखें ना, मैं 1-2 खबरें थी आज रह गई, लेकिन मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में जो उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में किया है, यानी 10 से 12 मिलियन लोगों को ये है, मगर हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। और ये अर्ली, उन्होंने ये भी एक रिसर्च की है कि इसको अर्ली तौर पे डिटेक्ट करके इसका इलाज भी किया जाता है। जब हम आबादियों की सेहत ही ठीक नहीं रख सकते तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कितने पैसे हम हेल्थ के लिए रखते हैं। और फिर इसके साथ जोड़ के वो खबर भी बता दूँ जाते जाते कि कराची से ही सर्वे आया है कि अब जो मिडिल क्लास के लोग भी जो है ना मुँह मोड़ के उन मार्केट से चले जाते हैं जहाँ फल पड़ा होता है, क्योंकि 200% तक हमने इसको बढ़ा दिया है। और ये मेरी जो आज की खबरें थी। फिर आप शाजिया, ISI के सरबराह जा रहे हैं अमेरिका और 1 अगस्त और 3 अगस्त तक वहाँ पे रहेंगे। मुख्तलिफ मामलात पर बात होगी, लेकिन वो एक जो पूरी कौम मुब्तला है उसमें ड्रोन अटैक जो है उस हवाले से बातचीत करने का इम्कान है। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आई, पाकिस्तान की जो सफ़ीर है अमेरिका में शहरी रहमान, उनकी एक बड़ा हॉट एक्सचेंज हुई है जनरल लूट के साथ, जो अमेरिका रिटायर्ड जनरल हैं लेकिन एक उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, जिसमें शहरी रहमान का ये कहना है कि गुज़श्ता 8 माह में हमने 52 दफ़ा ऐसे हाईलाइट किए हैं, मकामात बताएं जहाँ से जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं
वो पाकिस्तान पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर हमला नहीं हुआ। लेकिन जनरल लूट ने भी उनको बड़ा सख्ती से जवाब दिया कि जो पाकिस्तानी तालिबान का, अफ़गान तालिबान का जो पाकिस्तान की ISI के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसके मुकाबले में जो आप बात कर रही हैं उससे बहुत बड़ा है, और उन्होंने मलबा पाकिस्तान पर डालने की बात की। लेकिन ये जो एक बड़ी जो अच्छी उसमें बात थी कि शहरी रहमान ने बड़े एक स्ट्रॉन्ग अंदाज में, वो 60 मिनट प्रोग्राम है स्टीव क्रॉफ्ट के साथ, उन्होंने वो जो बात हो रही थी उसमें बड़ा उन्होंने ज़बरदस्ती से एक ऐसा अच्छे अंदाज में पाकिस्तान को मुकदमा पेश किया। और बड़ी एक देखें ये 52 टाइम्स काजी साहब पाकिस्तान पर हमला हुआ है, और उसमें पाकिस्तान ने मकामात की निशानदेही की है अमेरिकन को कि यहाँ से हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। काजी साहब आपका प्रोग्राम का वक्त हो गया, प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए।